बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसान फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा आर्टिकल है सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। ये वो आर्टिकल है जिसको आप पहले 9th-10th में पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा बहुत आइडिया आप लोगों को ऑलरेडी होगा। लेकिन आज हम लोगों ने ना सिर्फ इसको बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करना है, बल्कि इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन भी करनी है कि ये फॉर्मूला किस तरह से डिराइव होता है। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक सेंट्रीपिटल फोर्स के अंदर आपको दो वर्ड्स नजर आ रहे हैं, एक सेंट्रीपिटल और एक फोर्स। इससे पहले कि मैं आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का पूरा मतलब बताऊं, क्यों ना हम एक दफा डिस्कस कर लें फिर से कि ये फोर्स क्या होता है। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने फोर्स के बारे में अब तक दो बातें पढ़ी हैं, और वो दो बातें क्या हैं आइए जरा देखते हैं। जस्ट इमेजिन करें मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और वो बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रहा है। मैं अगर एक फोर्स लगाऊं उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है, तो इसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो यहां से हम लोगों ने क्या सीखा कि फोर्स एक ऐसी चीज है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ाएगी, लेकिन शर्त यह है कि जब वो क्या लगे, उसके पर पैरेलल लगे, यानी उसी की डायरेक्शन में लगे। तो याद रखिएगा, इसको मैं यूं कह सकता हूं कि व्हेन अ फोर्स इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस। अब जरा दोबारा से एक और एग्जांपल देखें। ये ऑब्जेक्ट फिर से कांस्टेंट स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन मैं एक फोर्स लगाता हूं इसकी मोशन की डायरेक्शन के बिल्कुल ऑपोजिट। अब आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्पीड कम होना शुरू हो जाएगी। अब ये स्पीड कम होना शुरू हो गई उस फोर्स की वजह से, यानी फोर्स का एक और काम क्या हुआ, स्पीड को कम करना। लेकिन ऐसा वो कब करेगा, जब वो मोशन की डायरेक्शन में नहीं बल्कि मोशन की डायरेक्शन के बिल्कुल ऑपोजिट लगेगा। तो यहां पर मैं कह सकता हूं व्हेन द फोर्स इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विल डिक्रीज। और ये दो बातें हैं जो हम लोग चैप्टर नंबर 4 में पढ़ के आ चुके हैं। तो यहां तक हमें लगता था कि फोर्स के तो दो काम होते हैं, एक स्पीड बढ़ाना और एक स्पीड कम करना। लेकिन स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फोर्स का बहुत इंपॉर्टेंट तीसरा काम, और वो क्या है। जरा इमेजिन करें मेरे पास एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। अब मैं इस पे एक फोर्स लगाऊंगा, ना ही पैरेलल ना ही ऑपोजिट बल्कि परपेंडिकुलर, और इस सूरत में आप देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट आहिस्ता आहिस्ता एक सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देगा। दूसरे अल्फाज में ये ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास डायरेक्शन चेंज कर लेगा, स्पीड नहीं। तो इसका मतलब फोर्स का एक तीसरा काम भी हुआ, और वो क्या है, डायरेक्शन चेंज करवाना। तो हमने देखा कि फोर्स के तीन काम हुए, स्पीड बढ़ाना, स्पीड कम करना और डायरेक्शन चेंज करना। ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा काम करेगी, ये तीसरे वाला काम करेगी। यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो स्पीड कम ज्यादा नहीं करेगी। मैं बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या करेगी ये प्रोड्यूस करेगी चेंज इन डायरेक्शन। अब जरा देखते हैं स्टूडेंट्स, ये सेंट्रीपिटल का मतलब क्या है। उससे पहले हम जरा देखते हैं कोई ऐसी मोशंस डेली लाइफ में जिनमें हमारे पास डायरेक्शन मुसलसल चेंज हो रही हो। आप लोगों ने ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स देखी होंगी। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एक बच्चा जो है वो एक डोरी से पत्थर बांध कर घुमा रहा हो, तो आप देखेंगे ये पत्थर बार बार अपनी डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज कर रहा है। इसी तरह से अगर आप एक गाड़ी जो राउंड अबाउट में गोल चक्कर पे मूव कर रही है, तो वो भी अपना डायरेक्शन मुसलसल चेंज कर रही है और एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। इसी तरह से अगर आप इलेक्ट्रॉन को देखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी तो न्यूक्लियस के गिर्द एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है ना। इसी तरह से अगर आप सैटेलाइट्स को देखते हैं, सैटेलाइट्स भी तो जमीन के गिर्द सर्कुलर पाथ्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सी एग्जांपल्स दी जा सकती है, लेकिन हम इसी पर ठहरते हैं और हम देखते हैं कि यहां पर हर बॉडी जो है वो डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज कर रही है, और स्पेशली मैं कहूंगा कि ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। लेकिन स्टूडेंट्स, हम लोग पहले पढ़ के आ चुके हैं कि जब भी कोई चीज सर्कल में मूव करती है तो उसकी वेलोसिटी टेंजेंट की डायरेक्शन में होती है। और टेंजेंट क्या होता है, किसी पॉइंट पर ऐसी लाइन जो उस सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करे। मिसाल के तौर पर इस पॉइंट पर टेंजेंट ये होगा, इसी तरह से इस पॉइंट पर टेंजेंट यह होगा, और आप हर पॉइंट पर टेंजेंट जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, और ये है वेलोसिटी की डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पर।
और ये डायग्राम आपकी बुक ने उस पेज पर बनाई भी हुई है। नाउ स्टूडेंट्स, हमें कैसे पता चलता है कि बॉडी की वेलोसिटी या उसकी मोशन जो है वो अलोंग टेंजेंट है? बड़ा सिंपल सी बात है। अगर वो बच्चा जो है वो पत्थर को घुमा रहा था, अगर किसी पॉइंट पर आकर सपोज करें रस्सी टूट जाती है, वो डोरी टूट जाती है, तो पत्थर जो है वो स्ट्रेट टेंजेंट की डायरेक्शन में निकल जाएगा। इसका मतलब इस पॉइंट पर वो पत्थर कहां जाना चाहता था, उसकी मोशन, उसकी वेलोसिटी कहां थी? अलोंग टेंजेंट ही थी। तो फिर वो जा क्यों नहीं रहा था? इसका मतलब कोई ऐसा एजेंट है, कोई ऐसी फोर्स है जो उसको टेंजेंट में जाने से रोक रही है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम देखें इस पत्थर के केस में, तो वो फोर्स जो उसको टेंजेंट में निकलने से रोकती है, वो हमारे पास टेंशन है जो उस स्ट्रिंग के अंदर है। तो हम कहेंगे यहां टेंशन एक ऐसी फोर्स है जो सेंटर में घुमाने पर मजबूर कर रही है इसको। तो मैं कहूंगा कि टेंशन इज एक्टिंग लाइक अ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब है, सेंट्रीपिटल को हम एक और वर्ड भी देते हैं, सेंटर सीकिंग फोर्स। वो फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कल के सेंटर की तरफ लगती है। तो यहां मैं कहूंगा कि जो हमारे पास टेंशन है, इट इज एक्टिंग लाइक अ सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी तरह से वो जो कार थी जो राउंड अबाउट में मूव कर रही थी, तो उस कार को सर्कल में घूमने पर कौन मजबूर कर रहा है? तो हमने देखा कि जो कार के टायर और रोड के दरमियान जो फ्रिक्शन है वो उसको मजबूर कर रही है। तो मैं कहूंगा कि यहां जो फ्रिक्शन है क्योंकि सेंटर की तरफ लग रही है और बॉडी को सेंटर में घुमा रही है, तो हम कहेंगे कि फ्रिक्शन इज एक्टिंग लाइक अ सेंट्रीपिटल फोर्स। बिल्कुल इसी तरह से जब हम इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते देखते हैं, हमें मालूम है कि न्यूक्लियस की इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रॉन को हर वक्त अपनी तरफ खींच रही है, यानी कि सर्कल के सेंटर की तरफ खींच रही है। तो मैं इस केस में कहूंगा कि दिस इलेक्ट्रिक फोर्स इज एक्टिंग लाइक अ सेंट्रीपिटल फोर्स। बिल्कुल इसी तरह से जब हम सैटेलाइट्स की बात करते हैं, तो सैटेलाइट्स को जमीन की ग्रेविटी हमेशा सर्कल के सेंटर पर खींच रही है, जिसकी वजह से वो इस सर्कुलर पाथ को फॉलो करने पर मजबूर है। तो हम कहेंगे कि इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग लाइक अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक थोड़ा आइडिया हुआ होगा यहां से कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है और कहां को लगती है। दूसरी बात आप लोगों को यह पता चल गई होगी कि सेंट्रीपिटल फोर्स खुद कोई फोर्स नहीं है, बल्कि डिफरेंट सिचुएशन में फ्रिक्शन, टेंशन, ग्रेविटी, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये खुद एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती हैं। अगर इन फोर्सेस में से कोई भी फोर्स सेंटर में घुमाए तो हम उसको सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम दे देंगे। तो स्टूडेंट्स, यहां से हमें आइडिया हुआ कि सेंट्रीपिटल का मतलब क्या है। तो सेंट्रीपिटल का मतलब होता है सेंटर सीकिंग फोर्स। सेंटर सीकिंग का मतलब सेंटर की तरफ लगने वाली। तो ये दोनों बातें तो पता चल गई। तो आइए क्यों ना हम डिफाइन कर दें एक दफा कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है। तो जैसे कि आप लोग जान ही चुके हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कल में घुमाती है। अगर ये ना हो तो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, जैसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता था। तो अगर हम कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स को डिफाइन कैसे करना है, तो हम यूं करेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स दैट इज नीडेड, जो हमें चाहिए होती है। क्यों चाहिए होती? नीडेड टू बेंड द normally straight path of a body into a circular path। तो सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स है जो किसी भी स्ट्रेट लाइन मोशन को कर्व करके सर्कुलर मोशन में ले आए। नाउ स्टूडेंट्स, सेंट्रीपिटल फोर्स को जब भी हम सिंबल देंगे तो याद रखिएगा सेंट्रीपिटल फोर्स का सिंबल होगा F, जो फोर्स का सिंबल होता है, साथ छोटा सा C लगाएंगे तो ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। जरा देखते हैं स्टूडेंट्स इसके यूनिट क्या होगा। अब हमें मालूम है
फोर्स का यूनिट तो न्यूटन होता है, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स है तो फोर्स ही ना, तो फिर इसका यूनिट भी क्या होगा, न्यूटन ही होगा। और याद रखिएगा हम इसको किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कह सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। और फिर हम यहां से यह भी कह सकते हैं कि इसकी डायमेंशन क्या होगी। नाउ स्टूडेंट्स, डायमेंशन का तरीका मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 में सिखाया है, और वो ये है कि अगर आपके पास बेस यूनिट्स हो तो डायमेंशन निकालना किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। आप लोग क्या करें, किलोग्राम क्या है, मास, तो मास की जगह कैपिटल एम लिख दें। मीटर क्या है, लेंथ, उसकी जगह कैपिटल एल लिख दें। सेकंड क्या है, टाइम, उसकी जगह कैपिटल टी लिख दें, और वही पावर्स रहने दें और स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें। लो जी, ये हो गई हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स की डायमेंशन। ये वही डायमेंशन है जो फोर्स की डायमेंशन होती है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स भी एक फोर्स ही है। नाउ स्टूडेंट्स, एक और बात कि ये कैसी क्वांटिटी है। आपको मालूम है जब मैं क्वांटिटी की बात करता हूं तो मैं क्या बात कर रहा हूं बेसिकली, कि ये स्केलर है या वेक्टर। तो आपको मालूम है कि हर फोर्स की कोई ना कोई डायरेक्शन होती है, और हर फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो बिल्कुल इसी तरह से क्योंकि ये भी एक फोर्स है तो हम कहेंगे कि ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और जैसे कि हमें मालूम है कि वेक्टर के लिए डायरेक्शन जरूरी होती है, तो फिर इसके लिए भी डायरेक्शन जरूरी होगी। अब इसकी डायरेक्शन कहां होती है, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया स्टूडेंट, इट इज अ सेंटर सीकिंग फोर्स। ये वो फोर्स है जो किसी भी सर्कल के सेंटर की तरफ लगती है। तो मैं यहां से इसकी डायरेक्शन भी लिख सकता हूं, और वो डायरेक्शन होगी कि इट इज always towards the center of circle along radius। ठीक है जी, तो ये रेडियस में सेंटर की तरफ होगी। तो ये तो हमारे पास कुछ बातें होंगी जो सेंट्रीपिटल फोर्स के जानने के लिए जरूरी हैं, और ये ऑब्जेक्टिव्स में भी आ सकती हैं, आप इसको आसानी से यहां पर देख सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब आते हैं आज के सबसे मेन पॉइंट पर, और वो मेन पॉइंट क्या है, वो पॉइंट ये है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला डिराइव कैसे करना है। वैसे आप में से बच्चे सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला जानते होंगे, क्योंकि 9th 10th भी आप लोग पढ़कर आए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या था, जरा देख लीजिए। F is equals to mv स्क्वायर ओवर आर, और सेंट्रीपिटल है तो छोटा सा c लगा दूंगा यहां पर। अब ये जो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला जिसको आप पहले से जानते हैं, आज हम इसको पूरा का पूरा डिराइव करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि F is equals to m में फोर्स क्या प्रोड्यूस करती है, एक्सेलरेशन। अगर आप सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, और क्योंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स है तो इस एक्सेलरेशन को मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहूंगा। तो बिल्कुल मैथमेटिकल डेरिवेशन में भी हम ऐसे ही करेंगे, पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे और फिर उसके बाद हम फोर्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो स्टूडेंट जरा देखते हैं इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन को। स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल डेरिवेशन में सबसे पहले तो एक चीज आप लोगों को बनानी पड़ेगी, और वो है डायग्राम। तो आइए जरा देखते हैं इसकी डायग्राम किस तरह से बनेगी और उसको अंडरस्टैंड भी करते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास ये एक सर्कुलर पाथ है, और जस्ट इमेजिन करें ये इस सर्कल का सेंटर है, इसे मैं कह देता हूं O। स्टूडेंट्स, इमेजिन करें इस सर्कल में एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में। अभी वो ऑब्जेक्ट यहां पर है। अगर वो ऑब्जेक्ट इस वक्त पॉइंट ए पर है तो फिर
इस पॉइंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी कहां होगी? हम लोगों ने पढ़ा किसी भी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कहां होती है? टेंजेंट में। तो हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और हमें आइडिया हो जाएगा कि इस वक्त जो ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में, इसकी ये जो वेलोसिटी है इसको मैं v1 का नाम दे देता हूं। नाउ स्टूडेंट्स, इस पॉइंट पर इसका सेंटर से ये डिस्टेंस बन रहा है, तो ये जो हमारे पास इसका सेंटर से डिस्टेंस बन रहा है ये तो सेंटर का अपना रेडियस के बराबर है। तो मैं कहूंगा कि ये जो डिस्टेंस है OA ये तो R है। फिर इसी तरह से स्टूडेंट्स, क्योंकि ये सर्कल में मूव कर रहा है, कुछ देर के बाद ये वाला पॉइंट यहां आ चुका होगा सर्कल में मूव करते हुए। जब ये वाला पॉइंट यहां आएगा, इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कहां होगी? तो हमें मालूम है वेलोसिटी ने तो हमेशा अलोंग टेंजेंट रहना है, तो इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कहां होगी? बिल्कुल ऊपर। तो ये स्टूडेंट्स इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी होगी, इसे मैं v2 कह देता हूं। और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को मैं पॉइंट B कह देता हूं। इस पॉइंट पर इसका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो ये बन रहा होगा, तो ये भी तो सर्कल का रेडियस ही है, तो मैं इसको भी R कह देता हूं। आपने देखा कि यहां पर ऑब्जेक्ट जो है वो पॉइंट A से पॉइंट B तक गया, उसकी वेलोसिटी का वेक्टर यहां था और अब उसकी वेलोसिटी का वेक्टर इधर आ गया। आपको मालूम है वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर की वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन चेंज हो तो वो क्वांटिटी चेंज हो जाती है। यानी कि मैं कह सकता हूं भले इस सर्कल में मूव करते हुए अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट रखूं, 20 की स्पीड से मूव करे तो 20 ही रखूं, फिर भी स्पीड कांस्टेंट रखते हुए भी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। यहां इसकी डायरेक्शन इधर को है जबकि यहां इसकी डायरेक्शन इधर को है, तो वेक्टर जो है वो यहां से यहां आते हुए रोटेट कर गया। और जब वेक्टर जो है वो हमारे पास डायरेक्शन चेंज कर ले तो वो क्वांटिटी कांस्टेंट नहीं होती। तो यहां पर मैं एक इंपॉर्टेंट बात कहूंगा कि सपोज an object is moving in a circular path with constant speed। कि इमेजिन करें हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है वो सर्कल में मूव कर रहा है लेकिन उसकी स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। लेकिन फिर वही बात कि वेलोसिटी का वेक्टर चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी उसकी चेंज होगी। तो फिर जब वेलोसिटी चेंज हो तो हम लोगों ने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्योंकि इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हम कहेंगे इस बॉडी में एक्सेलरेशन होगा। तो स्टूडेंट्स ये बात क्यों बताना जरूरी है? क्योंकि यहां मैं बोल रहा हूं कांस्टेंट स्पीड, फिर जब मैं आगे चल के कहूंगा कि उस बॉडी में एक्सेलरेशन होगा तो बच्चे परेशान होते हैं कि भाई अभी तो सर ने बोला स्पीड चेंज नहीं हो रही। भाई एक्सेलरेशन स्पीड का चेंज होना नहीं है, वेलोसिटी का चेंज होना है। तो डायरेक्शन चेंज होने से भी बॉडी में हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन होता है। तो अब जरा देखिए, इसका एक्सेलरेशन निकालना है। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो A इज इक्वल टू डेल V ओवर डेल T। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं। अब ये हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया, लेकिन हम लोगों ने एक और फॉर्मूला भी पढ़ा है और वो ये है कि वी नो दैट, हम लोगों ने पढ़ा S इज इक्वल टू VT। ठीक है जी, ये फॉर्मूला हम लोगों ने काइनेमैटिक्स में पढ़ा न्यूटन की इक्वेशन में कि डिस्टेंस निकालना तो स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, तो S इज इक्वल टू VT। और यहां टाइम को मैं T की बजाय अगर डेल्टा T कह दूं तो कोई इश्यू नहीं होगा, ये वही इक्वेशन ही है। अब यहां से मैं अगर डेल्टा T निकालूं रीअरेंज करके तो मैं कह सकता हूं कि डेल्टा T को इधर रखते हैं और ये V इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा डेल्टा T इज इक्वल टू S ओवर V। अब ये जो इक्वेशन है ये डेल्टा T की वैल्यू है,
मैं इस डेल्टा टी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 के डेल्टा टी में पुट करूंगा अभी। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, जब मैं ऐसा करूंगा तो हमारे पास ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी था, और डेल्टा टी की जगह क्या लिखूंगा, एस ओवर वी। और आपको मालूम है ये v डिनोमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में है, तो आपको पता है ऐसी चीज तो ऊपर चली जाती है, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास v ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा a इज इक्वल टू v, ऊपर चला गया, ये v ऊपर जब चला जाएगा तो बाकी डेल्टा v और s रह जाएगा, तो डेल्टा v ओवर s। स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को गौर से देख लें, और इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे रहा हूं, इसको बहुत ही ध्यान से देख लीजिए। अभी मैं इससे आगे का काम करता हूं, क्योंकि वापस हमने कुछ वैल्यूज यहां पर पुट करनी है, इसलिए इसको भूलना नहीं है। स्टूडेंट्स ये वही डायग्राम है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों के सामने बनाई, इसको मैंने दोबारा से एक दफा बना लिया, और ये वही डायग्राम है जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि पॉइंट ए पर एक ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस r है उसका सेंटर से, और फिर हमारे पास वो ऑब्जेक्ट जो है इस वक्त इसकी वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट है, उसकी वेलोसिटी को मैंने v1 कह दिया, और फिर ये ऑब्जेक्ट मूव करते करते जब यहां पर आएगा तो इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी इधर को टेंजेंट में होगी, और इसका डिस्टेंस सेंटर से r ही बनेगा। नोट करने वाली बात यह है कि यहां पर अगर मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूं, तो फिर मैं कह सकता हूं ये एक ट्राइंगल बन गई OAB, देख सकते हैं OAB। तो ये तो मुझे मालूम है कि ट्राइंगल है यहां पर एक, और उस ट्राइंगल का नाम बन रहा है OAB। और इस ट्राइंगल की खास बात देखिए, इस ट्राइंगल की दो साइड्स ऐसी हैं जो आपस में बराबर हैं, ये साइड भी रेडियस r है, ये साइड भी रेडियस r है, और एक सर्कल के सारे रेडियस आपस में हमेशा बराबर होते हैं। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि ये जो ट्राइंगल OAB है, ये एक ऐसी ट्राइंगल है जिसकी दो साइड्स बराबर होती हैं। ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स बराबर हों कहलाती है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस का मतलब एक ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स आपस में बराबर हों, और यहां पर क्लियरली नजर आ रहा है कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। स्टूडेंट्स यहां मैं एक और ट्राइंगल आप लोगों के सामने ड्रॉ करने लगा हूं, और उस ट्राइंगल का नाम होगा PQR। तो मैं यहां लिखूंगा कि लेट अस ड्रॉ अ ट्राइंगल, कि आए हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। कैसी ट्राइंगल? PQR। अब क्या जैसी मर्जी ड्रॉ कर लूं? नहीं बच्चों, यहां पर ये जो ट्राइंगल PQR है, ये ड्रॉ करते हुए बहुत ही ध्यान से देखना आप लोगों ने कि मैं ये कैसे ड्रॉ करता हूं। ये देखिए, ये वो डायग्राम है जो मैंने अभी आप लोगों के सामने बनाई है। आइए जरा इसको एनिमेट करते हैं। इस ट्राइंगल में अगर आप देखें, ये एक वेलोसिटी का वेक्टर v1 है, और ये वेलोसिटी का वेक्टर v2 है। आइए जरा बाकी सारी चीजें भुला देते हैं और इन वेक्टर्स की टेल्स को आपस में ज्वाइन करते हैं। जब ये वेक्टर्स की टेल आपस में ज्वाइन करेंगे तो ये जो हमारे पास वेलोसिटी v1 का वेक्टर है, इसको मैं pq का नाम दे देता हूं, और ये वेक्टर v2 का है, इसको मैं pr का नाम दे देता हूं। और स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये आपका असल वेक्टर था v1, और ये वेक्टर इतना रोटेट हो गया है, यानी कि वेलोसिटी इतना चेंज हुई है। तो यहां से मैं वेलोसिटी के चेंज को बताने के लिए एक और वेक्टर ड्रॉ कर सकता हूं जो स्टार्टिंग वेक्टर के हेड से आखिरी वेक्टर के हेड तक होगा। ये जो नया वेक्टर है ना, इसे हम बोलेंगे ये डेल्टा v, यानी कि वेलोसिटी के चेंज को शो कर रहा है। और अब अगर आप देखें, ये हमारे पास ट्राइंगल बन गए कि नहीं बन गए PQR। तो ये ट्राइंगल जो मैं कह रहा हूं कि लेट अस ड्रॉ अ ट्राइंगल PQR, क्या ऐसे ही बना देनी है? नहीं, ऐसे नहीं बना देनी, ऐसे बनाना है इसको कि सच दैट, इस तरह से ड्रॉ करें कि जो हमारे पास साइड होगी ना PQ साइड, वो इस वेक्टर के लेंथ जितनी हो। ठीक हो गया जी? और जो हमारे पास दूसरी साइड होगी PR, जो मैंने अभी आपको दिखाई, वो इस वेक्टर के लेंथ जितनी हो।
तो फिर ये ट्राइंगल कैसी बनेगी, जैसे मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, यहां पर मैं ड्रॉ कर देता हूं। ये वेक्टर लेना आपने एज इट इज, इसको यूं रख दें, ठीक है जी। ये हमारे पास ये वाला वेक्टर यहां पर रख रहा हूं मैं, इसे मैं v1 कह देता हूं। और इसी तरह से ये वाला जो वेक्टर है ये मैं यहां पर रखूंगा, और इस वेक्टर को मैं v2 का नाम दूंगा। और फिर एक वेक्टर होगा जो बता रहा है कि वेलोसिटी यहां से यहां तक चेंज हो गई है, तो वो वेक्टर जो है वो डेल्टा v होगा। इस ट्राइंगल को मैं p q r कह रहा हूं, और आप लोग देख रहे हैं कि इस ट्राइंगल में ये जो पी क्यू है ये v1 के बराबर है और पी आर जो है वो v2 के बराबर है। तो ये एक मैंने नई ट्राइंगल ड्रॉ कर दी। अब आप पूछेंगे कि ये ड्रॉ क्यों की है, उसकी वजह मैं अभी आप लोगों को बताता हूं। एक बात मैं आपको पहले बताता चलूं, याद है हम लोगों ने स्टार्ट में एक बात कही थी, और वो ये थी कि सपोज करें जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में वो कांस्टेंट स्पीड से है। जब कांस्टेंट स्पीड होती है स्टूडेंट्स, तो फिर इस वेक्टर की लेंथ और इस वेक्टर की लेंथ आपस में बराबर होगी, क्योंकि ये वेलोसिटी का वेक्टर है, इसकी लेंथ जो है वो स्पीड बता रही है। तो मैं कह रहा हूं स्पीड तो सेम है, तो फिर ये दोनों वेक्टर्स की लेंथ क्या होंगी, बराबर होंगी। और अगर इस वेक्टर पी क्यू यानी v1 की और इस वेक्टर पी आर यानी v2 की लेंथ आपस में बराबर होंगी, तो ये एक ऐसी ट्राइंगल ना बन गई जिसकी दो साइडों की लेंथ आपस में बराबर है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया, अगर मेरे पास एक ऐसी ट्राइंगल हो जिसमें दो साइड्स आपस में बराबर हो, उसे तो आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। तो ये जो अंदर वाली ट्राइंगल थी, इसको तो मैं आइसोसेलेस साबित कर चुका हूं। क्यों साबित कर चुका हूं? क्योंकि ओ ए जो लेंथ है वो ओ बी के बराबर है। ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ आपस में बराबर है, क्योंकि ये दोनों ही सर्कल के रेडियस है। इसी तरह से ये जो नई ट्राइंगल है मेरे पास, जिसका नाम मैंने पी क्यू आर लिखा, इसके बारे में भी मैं यही बात कहूंगा कि ट्राइंगल पी क्यू आर भी आपस में भी आइसोसेलेस हैं। और इसके आइसोसेलेस होने की वजह क्या बताऊंगा कि ये जो v1 है और ये जो v2 है ये आपस में बराबर हैं। तो फिर जब आपस में बराबर हैं, स्पीड बराबर है, तो फिर मैं v1 और v2 कहूं ही क्यों, तो मैं इसको v कह देता हूं। तो इसलिए मैंने यहां पर v लिख दिया। अब आप जरा देखिए, मेरे पास दो आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं। नाउ स्टूडेंट्स, मेरे पास क्योंकि दो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मैं इनको कंपेयर करूंगा। तो मैं कहूंगा कि लेट अस कंपेयर ट्राइंगल OAB and triangle PQR। अब जरा तवज्जो से, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक सर्कल है और इस सर्कल के अंदर हमारे पास ये एक पॉइंट सर्कल से r डिस्टेंस पर मौजूद है। अगर मैं इस वक्त टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये टेंजेंट होगा। जरा इमेजिन करें कि ये जो हमारे पास पॉइंट है या ऑब्जेक्ट है, ये 30 डिग्री मूव करता है सर्कल में। जब ये 30 डिग्री मूव करेगा तो इसका रेडियस जो है वो 30 डिग्री डेफिनेटली अब हमारे पास मूव कर चुका होगा। अब मजे की बात है, इसका जो टेंजेंट है वो भी चेंज हो गया। अगर आप स्टार्टिंग टेंजेंट के साथ कंपैरिजन करें जो नया टेंजेंट है, तो आप देखेंगे टेंजेंट्स ने भी 30 डिग्री ही आपस में बनाया। यानी कि जितना वो रेडियस ने एंगल बनाया है, उतना ही उस रेडियस पर बनने वाला टेंजेंट ही एंगल बनाता है। तो यहां से मैं क्या कहूंगा कि हमारे पास जब ये रेडियस OA यहां से यहां तक गया, OB तक, तो उसने कुछ एंगल यहां बनाया, और उस एंगल को मैं क्या कहूंगा, OA या AOB। तो मैं कहूंगा एक तो अंदर एंगल बन रहा है जो रेडियस बना रहे हैं, और वो क्या है, एंगल OAB। और फिर जब ये यहां से यहां तक आया तो रेडियस ने कुछ एंगल बनाया, तो टेंजेंट ने भी तो एंगल चेंज कर लिया। और अभी मैंने आपको क्या दिखाया कि जब हमारे पास जितने डिग्री जो है
वो हमारे पास रेडियस रिवॉल्व करेगा। जब आप टेंजेंट्स को कंपैरिजन करेंगे तो टेंजेंट के दरमियान भी उतना ही एंगल बना होगा, यानी कि वेलोसिटी v1 और वेलोसिटी v2 के वेक्टर के दरमियान भी उतना ही एंगल बनेगा। लेकिन वेलोसिटी v1 और v2 के वेक्टर को मैंने यहां इकट्ठा बनाया, इसका मतलब ये एंगल आपस में बराबर होगा। तो मैं कह सकता हूं इस एंगल को QPR। तो एंगल OAB एंगल QPR के बराबर है। तो ये पहली चीज मैंने कंपेयर की दोनों ट्रायंगल्स की, और वो ये है कि दोनों ट्रायंगल्स में हमारे पास एक एंगल आपस में बराबर है। दूसरी बात जरा देखिए, दूसरी बात अगर आप देखें इस ट्रायंगल के अंदर इन PQR V1 और V2 आपस में बराबर है, जैसे कि मैंने बताया ये वाली साइड आपस में बराबर है। और इस ट्रायंगल में OAB के अंदर हमारे पास OA और OB आपस में बराबर है, यानी ये वाली साइड इस साइड के बराबर है। यानी कि दोनों ट्रायंगल्स में दो साइड्स जो हैं वो आपस में बिल्कुल बराबर है। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा? याद रखिएगा, जब दो आइसोसेलेस ट्रायंगल हों और दोनों के जो बराबर वाली साइड्स हैं उनके दरमियान का एंगल आपस में बराबर हो तो वो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तवज्जो से सुनिएगा, दोबारा देख लीजिए। अगर हमारे पास ये ट्रायंगल्स को मैं अलग करके दिखाता हूं, ये हमारे पास ट्रायंगल वही ट्रायंगल OAB है जिसको मैंने अलग कर लिया, और ये हमारे पास वही ट्रायंगल PQR है जिसको मैंने अलग कर लिया। ये इनके बराबर वाले आर्म्स हैं, यानी बराबर वाली साइड्स हैं, और ये इनके वो एंगल हैं जो आपस में बराबर थे। जब दो आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो एंगल्स आपस में बराबर हो, कौन से वाले दो एंगल्स? बराबर साइड के दरमियान में बनने वाले बराबर एंगल्स हो, तो फिर हम कहेंगे वो आपस में सिमिलर होती हैं। और आपकी बुक ये यहां पर कह रही है कि ये एग्जैक्ट लाइन आप इसको देखेंगे और इसको एज इट इज लिखेंगे भी। तो स्टूडेंट्स यहां से हम कह सकते हैं कि रिजल्ट क्या आया कि हेंस, वही लाइन आप लोगों ने लिखनी है, ठीक है, और आप एंड रिजल्ट में लिख रहा हूं वो ये है कि व्हेन के हेंस ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल PQR आर सिमिलर, कि ये ट्रायंगल्स तो आपस में सिमिलर होती हैं। जब ट्रायंगल सिमिलर होती है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि उनकी साइड्स की रेशियोज डिस्टर्ब नहीं होंगी। मिसाल के तौर पर ये एक ट्रायंगल है मेरी, और इस ट्रायंगल में आप देखें ये साइड 2 है, ये साइड 3 लेंथ की है और ये 4 लेंथ की है। अगर मैं इस ट्रायंगल को एग्जैक्ट इसी तरह से बड़ा कर दूं तो अब हमारी साइड जो है वो डेफिनेटली, अगर मैं इस ट्रायंगल को डबल कर रहा हूं तो हर साइड डबल हो जाएगी। तो अगर वो जो 2 वाली साइड है वो 4 हो जाएगी, 3 वाली 6 हो जाएगी और 4 वाली 8 हो जाएगी। मजे की बात है कि पहली एंगल में ये जो रेशियो थी हमारे पास इन दो साइड्स की 2 और 4 की, मैं कहूंगा ये जो 4 वाली साइड है ये उससे डबल है। और जब मैं बड़ी वाली ट्रायंगल में देखता हूं, हालांकि वो चेंज हो चुकी है, लेकिन अभी भी ये वाली साइड उस साइड से डबल ही है। बराबर नहीं है एग्जैक्ट साइजेस, लेकिन रेशियोज डिस्टर्ब नहीं हुई। ये होता है सिमिलर ट्रायंगल का मतलब। तो अगर ये हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल्स हैं ये दोनों, तो इनमें भी रेशियोज डिस्टर्ब नहीं होंगी। तो मैं यहां पर कहूंगा कि ये वाली साइड की इस साइड से रेशियो, यानी कि ये वाली साइड क्या है डेल्टा V, और ये वाली साइड क्या है V1, लेकिन मैंने आपको पहले बताया V1 को मैं V ही लिखूंगा, ठीक है। इसकी इस साइड से रेशियो बराबर होगी इस साइड की OAB की इस साइड से रेशियो, यानी OA, और OA को तो मैंने R लिखा हुआ है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये मैंने क्यों रेशियोज ली है? क्योंकि ये कौन सी ट्रायंगल है? सिमिलर ट्रायंगल। और सिमिलर ट्रायंगल्स जो होती हैं उनमें क्या होता है? रेशियोज डिस्टर्ब नहीं होती। साइड्स डिस्टर्ब हो जाती हैं, लेकिन साइड्स की जो रेशियोज होती हैं वो हमारे पास वही रहती हैं। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारे पास ये वाली इक्वेशन। अब इसमें ये जो AB है ना, इसको जरा ध्यान से देखें। ये AB क्या है? आपको याद है मैंने ये लाइन जोड़ दी थी सीधी, लेकिन असल में तो AB ये है ना, ये वाली चीज ये, और ये तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन नहीं है। यानी AB जो है वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, बल्कि वो एक कर्व्ड लाइन है जिसे हम आर्क कहते हैं, और आर्क का निशान ये है। तो मैं कहूंगा AB एक आर्क है, लेकिन हम तो ट्रायंगल बोल रहे हैं। तो अगर मैं ट्रायंगल के तौर पर ये सारा केस सॉल्व करना चाहता हूं तो ये AB कर्व नहीं बल्कि एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए।
अगर आप इसको एनिमेट करके देखें तो आप कहेंगे कि जब हमारे पास ये कर्व जो है ये ए बी है, अगर ये काफी ज्यादा कर्व है, लेकिन अगर मैं दोनों पॉइंट्स ए और बी को करीब लाता जाऊं तो करीब लाऊंगा तो ये कर्व छोटी होती जाएगी और एक वक्त आएगा ए और बी इतने करीब आ जाएंगे कि अगर मैं ए और बी के दरमियान बनने वाली कर्व देखूं तो वो कर्व नहीं, तकरीबन एक स्ट्रेट लाइन ही नजर आएगी। और ऐसा कब होगा? जब ए और बी इतने करीब आ जाएंगे कि मैं कहूंगा ये तब इतने करीब आएंगे जब टाइम ना होने के बराबर गुजरा हो, यानी बहुत थोड़ा गुजरा। तो अगर ए और बी बहुत करीब हो यानी कि टाइम बहुत थोड़ा गुजरे तो फिर कर्व ए बी को लाइन ए बी कहा जा सकता है। तो मैं कहूंगा कि इफ टाइम डेल्टा टी अप्रोचेस 0 तो क्या होगा? देन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आर सो क्लोज, इतना करीब होंगे दैट ए बी की कर्व क्या बन जाएगी? ए बी की लाइन बन जाएगी, यानी कि ए और बी के दरमियान जो कर्व डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट डिस्टेंस बन जाएगा। और जब वो स्ट्रेट डिस्टेंस बन जाएगा तो हम उसको डिस्टेंस एस कह सकते हैं। तो ये ए बी की वैल्यू एस मैं यहां पर पुट करूंगा, लेकिन ये हमेशा नहीं होगा, ये तब होगा जब बहुत थोड़ा टाइम गुजरेगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऊपर वाली, अब मैं दोबारा नीचे लिख रहा हूं कि डेल्टा वी ओवर वी इज इक्वल टू ए बी की जगह एस आ जाएगा और डिवाइडेड बाय आर आ जाएगा। ये जो हमारे पास डेल्टा वी है इनको रीअरेंज करता हूं मैं, ठीक है। ये एस इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आ जाएगा, और वी इधर डिवाइड हो रहा है, ऊपर चला जाएगा। तो ये जब रीअरेंज होंगे ये कुछ यूं बनेगा, डेल्टा वी एज इट इज डिवाइडेड बाय एस और v ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाय r। स्टूडेंट्स इसको जरा ध्यान से देख लें, ये डेल्टा v ओवर s, क्या पहले हमने कभी इसको देखा? आइए जरा देखते हैं। ये मैंने इक्वेशन नंबर 2 आपके सामने बनाई थी और उसमें डेल्टा v ओवर s अलग है। अब मैं वो वैल्यू जो डेल्टा v ओवर s की आई है यहां पुट करूंगा। तो ये इक्वेशन देख लें, a इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय डेल्टा v ओवर डेल्टा s। तो ये है a इज इक्वल टू v इंटू डेल्टा v ओवर s। नाउ स्टूडेंट्स वो जो डेल्टा v ओवर s की वैल्यू है v ओवर r वो यहां पुट करता हूं, तो ये बन जाएगा v एज इट इज आ जाएगा और डेल्टा v ओवर s की जगह v ओवर r। तो स्टूडेंट्स ये बन गया v स्क्वायर ओवर r। लो जी एक्सेलरेशन आ गया। ये वो एक्सेलरेशन है जिसे मैंने स्टार्ट में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का नाम दिया था। तो इसके साथ मैं छोटा सा सी लिखूंगा। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आपने देखा ये वैल्यू तब आई है जब मैंने ये बात सपोज किया है कि डेल्टा टी अप्रोच करेगा 0 को, और जब डेल्टा टी अप्रोच करेगा 0 को उस वक्त जो एक्सेलरेशन आएगा वो एक लम्हे का एक्सेलरेशन होगा, जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था। इसलिए जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है याद रखिएगा उसको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी कहेंगे क्योंकि वो एक लम्हे का है। नाउ स्टूडेंट्स ये आगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है? सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर आपको याद हो स्टार्ट में मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी और वो बात ये थी कि न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है F इज इक्वल टू ma। अगर आप सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो पहले आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होना चाहिए, और वो तो मैंने अभी फाइंड आउट कर लिया। मैं इस इक्वेशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पुट करूंगा तो मेरे पास सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगी। तो यहां मैं लिखता हूं कि एज F इज इक्वल टू ma, क्योंकि हमें पता है F इज इक्वल टू ma होता है, तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू इधर पुट करूंगा तो ये आ जाएगा m, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जगह v स्क्वायर ओवर r। तो फिर हमारे पास क्या बन गया जी? mv स्क्वायर ओवर r। तो सेंट्रीपिटल का फोर्स का ये फॉर्मूला स्टार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स का ये फॉर्मूला होता है, और देखें एग्जैक्ट वही चीज मैंने आप लोगों के सामने मैथमेटिकली डिराइव कर दी। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा हमारे पास ये लीनियर वेलोसिटी है,
ये चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं हम, और चैप्टर नंबर 5 पे हम हर जगह लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन चाहते हैं। तो मैं इस v की जगह पुट करूंगा v की वैल्यू, और वो आप लोगों ने पढ़ी है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब आप लोग पुट कीजिएगा, मैं फाइनल रिजल्ट लिखता हूं, और फाइनल रिजल्ट है m r ओमेगा स्क्वायर। तो ये दोनों ही सेंट्रीपिटल फोर्स के ही फार्मूले हैं, ये लीनियर वेलोसिटी के केस में, और अगर आप एंगुलर वेलोसिटी पुट कर दें तो फिर ये आ जाएगा, लेकिन एक ही चीज है। तो ये तो हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आपने देखा कि अगर आपको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए तो आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा पहले। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है? किसी भी घूमती हुई चीज का एक्सेलरेशन जो टुवर्ड्स सेंटर होता है। और ये कैसा एक्सेलरेशन है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। तो स्टूडेंट्स, ये दो बातें आप लोगों को इस पेज पर नजर आ रही होगी, एक ग्रीन लाइन में डेफिनेशन, और इस डेफिनेशन के अंदर उसने इंस्टेंटेनियस का वर्ड भी लिखा है, और उसने जो है कांस्टेंट स्पीड का वर्ड भी लिखा है। तो ये जो डेफिनेशन है ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है। तो अब आप लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन भी लिख लें। मैं यहां पर सिर्फ हेडिंग बना देता हूं, लेकिन आप लोगों ने अब ये एग्जैक्ट ग्रीन लाइन में जो लिखी हुई है चीज एज इट इज लिख देनी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहां होगी? आपको मालूम है एक्सेलरेशन कहां होता है? जहां फोर्स होती है। जब कोई चीज सर्कल में मूव कर रही हो तो फोर्स कहां होती है? मैंने बताया सेंट्रीपिटल फोर्स है तो सेंटर की तरफ होगी। बिल्कुल इसी तरह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी सेंटर की तरफ ही होगा, और रेडियस में होगा। ये रेडियस बन रहा है, इस वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा, इसका दूसरा नाम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रेडियल एक्सेलरेशन, क्योंकि है अलोंग रेडियस, टुवर्ड्स सेंटर बट रेडियस में। नाउ स्टूडेंट्स, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, और वो ये है कि अगर आप देखें कि ये जो दो वेक्टर्स हैं, इन दो वेक्टर्स को अगर मैं इकट्ठा जोड़ूं तो ये जो वेक्टर है ये डेल्टा वी है, ये डेल्टा वी है। और एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होगी जो वेलोसिटी के चेंज की डायरेक्शन है। आइए जरा देखते हैं इसको डिटेल में कि अगर मेरे पास ये वेलोसिटी का वेक्टर v1 है और ये v2 है, अगर मैं इन दोनों को इकट्ठे जोड़ूं तो डेल्टा v की डायरेक्शन ये बन रही है। अब अगर डेल्टा v की डायरेक्शन ये है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी यही होगी। लेकिन स्टूडेंट्स देखें, क्या ये सेंटर की तरफ बन रही है? हरगिज नहीं। अगर आप इन दोनों पॉइंट्स ए और बी को बहुत करीब इमेजिन करें, क्योंकि हम लोगों ने पहले ये सपोज किया था, तो जब ये बहुत करीब होंगे तो आप देखेंगे कि इस सूरत में जब आप डेल्टा वी का वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो वो तकरीबन कहां होगा? टुवर्ड्स द सेंटर होगा। तो वो बात सही साबित होती है, और ये बात आप लोगों ने लिखी भी हुई है आपकी बुक में कि यहां पर इस लाइन में, और इससे अगले पेज पर भी आप लोगों को ये बात नजर आएगी। नाउ स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा कि हमारे पास सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं होता जब चीज सर्कल में मूव करती है, ये तब होता है जब कांस्टेंट स्पीड से मूव करी हो। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं किसी ऐसी चीज की जिसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, तो इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ साथ एक और एक्सेलरेशन भी होगा जो अलोंग टेंजेंट होगा, इसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलेंगे। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या करेगा? उसकी डायरेक्शन चेंज करेगा, हर लम्हा सर्कल में घुमाएगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या करेगा? उसकी स्पीड जो है वो चेंज करेगा। तो ये फर्क रखिएगा कि हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के अलावा घूमती हुई चीजों में और एक्सेलरेशन भी हो सकते हैं। लेकिन अगर चीज यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रही है, उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, फिर उसमें सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही होगा। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और फोर्स क्या है। आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।